गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक वाटर साइकिल, जल चक्र। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आखिरकार है क्या? वाटर साइकिल किसे कहते हैं? वाटर साइकिल, जिसे कि अपन हाइड्रोलाइजिक साइकिल भी कहते हैं, हाइड्रोलाइजिक साइकिल भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो वाटर है, जल है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम, पृथ्वी और वायुमंडल का जो तंत्र है, इसमें वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन वाटर साइकिल कहलाता है। इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहती हैं। और ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है, ये वाटर का ट्रांसफ़र होना या वाटर का मूवमेंट लैंड सरफेस, समुद्र और वायुमंडल, इन तीनों में वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, वाटर का जो चक्रण होता है, उसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल या फिर वाटर साइकिल कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं कि अर्थ पे वाटर आखिरकार है कहाँ कहाँ, कितना वाटर कैसे पाया जाता है। तो अर्थ पे पाया जाने वाला जो वाटर है, उसका 96.5% वो टोटल वाटर का 96.5% वाटर जो है वो ओशन में, समुद्रों में पाया जाता है, जो कि सॉल्टी वाटर है। और बाकी कुछ 0.9% सॉल्टी अलग अलग सोर्सेज और होते हैं, जिसमें सॉल्टी वाटर या फिर लवणीय जल पाया जाता है। और मेनली जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर के रूप में ओशंस में पाया जाता है 96.5%, और 0.9% सॉल्टी वाटर कुछ और सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर है, जो कि अपने पीने के काम आता है, ये फ्रेश वाटर अर्थ पे टोटल वाटर का केवल और केवल 2.5% ही है, जो कि अर्थ पे फ्रेश वाटर 2.5% पाया जाता है। और अब ये 2.5% वाटर अर्थ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये फ्रेश वाटर को अगर अपन देखें तो फ्रेश वाटर का 2.5% जो टोटल वाटर का है, ये फ्रेश वाटर का 68.7% वाटर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में अर्थ पर पाए जाने वाले बर्फ़ की फॉर्म में पाया जाता है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में पाया जाता है। और फ्रेश वाटर का 30.1% ग्राउंड वाटर के रूप में धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। और सरफेस पर जो फ्रेश वाटर पाया जाता है, अर्थ की सरफेस पे पाया जाने वाला लिक्विड फॉर्म में जो फ्रेश वाटर है, वो केवल और केवल 1.2% ही पाया जाता है। टोटल जो फ्रेश वाटर है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1.2% सरफेस पे वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। अब अपन 1.2% जो लैंड की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जो वाटर पाया जाता है 1.2%, वो सरफेस पे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहला तो ग्राउंड आइस, जो ग्राउंड में पाई जाने वाली आइस है, जिसे परमाफ्रॉस्ट भी उसे कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट जो परमानेंट बर्फ़ के रूप में होती है, वो 69%, तो 1.2% सरफेस पे पाए जाने वाले फ्रेश वाटर की 69% तो परमाफ्रॉस्ट या ग्राउंड आइस के रूप में पाया जाता है। और इस 1.2% फ्रेश वाटर जो कि अर्थ की सरफेस पे पाई जाती है, उसका 20.9% लेक्स में पाया जाता है, झीलों के अंदर पाया जाता है। अब जो बचा हुआ है, उसका 3% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में। और इस पर अर्थ पे पाए जाने वाली जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें 0.26%, रिवर्स में 0.49%, और बाकी स्वाम्प और मार्सेस जो हैं, छोटे मोटे तालाब और छोटे मोटे जो पानी के सोर्सेज हैं, उनमें 2.6%।
और सॉइल मॉइस्चर के रूप में अर्थ में 3.8% वाटर फ्रेश वाटर का सरफेस का पाया जाता है। तो जो वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ये क्या होता है, जैसा कि अपन ने अभी अभी देखा कि इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहा जाता है। और हाइड्रोलॉजिक साइकिल में जो पानी है उसका कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। कहाँ पर? अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें, और अर्थ के अंदर नीचे जो अर्थ की सरफेस है इसमें, इन तीनों जगह जो वाटर का मूवमेंट होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता है, उसे अपन हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं या फिर वाटर साइकिल या जल चक्र कहते हैं। वाटर हमेशा 3 स्टेट्स में, वाटर की 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, लिक्विड, वेपर और आइस। लिक्विड होता है जो वाटर जल के रूप में, लिक्विड जल के रूप में होता है, वेपर वाटर वेपर के रूप में गैस फॉर्म होती है, और आइस इसकी सॉलिड फॉर्म होती है। ऐसे 3 स्टेजेस में वाटर, 3 स्टेट्स में, 3 अवस्थाओं में वाटर पाया जाता है। और ये जो प्रोसेस हैं, लिक्विड का वेपर में बनना, वेपर से आइस बनना, आइस से लिक्विड बनना, ये जो प्रोसेसेस हैं ये कंप्लीट होने में कभी तो आँख झपकती है इतनी देर में ही हो जाते हैं, और कभी इनको होने में, इन प्रोसेस को होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये वाटर साइकिल है जिसको अपन थोड़ी देर बाद इसकी स्टेप्स देखने के बाद देखते हैं। और वाटर साइकिल में मेनली 3-4 स्टेप्स में जो वाटर है, 3-4 स्टेजेस में वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होता है, जल चक्र कंप्लीट होता है। वो मेनली कौन कौन सी होती हैं? ये अपना अर्थ है, और अर्थ का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है। तो इसके अंदर जो वाटर साइकिल है वो चलता है कि जो वाटर सोर्सेज होते हैं जिनमें वाटर रहता है, वो सबसे पहले सन से एनर्जी लेकर के इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिससे गैस में कन्वर्ट होता है। गैस में कन्वर्ट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और एटमॉस्फेयर में वो ठंडा होने पे और इकट्ठी होने पे वाटर वेपर, उसमें कंडेंसेशन की क्रिया होती है, संघनन होता है। और संघनन होने के बाद जो बादल हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। और क्लाउड फॉर्मेशन में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर इकट्ठा हो जाता है, जब डेंसिटी वाटर की बढ़ जाती है, वो भारी हो जाता है और टेम्परेचर कम होता है, तो फिर प्रेसिपिटेशन की क्रिया होती है, अवसादन की क्रिया होती है। प्रेसिपिटेशन होती है जब वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और रेनफॉल से वो वापस लैंड की सरफेस पे पानी आ जाता है, और लैंड की सरफेस पे जो पानी आता है वो पानी बहता है लैंड की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, एक तो नदियों के रूप में, स्ट्रीम्स के रूप में बहता है। और बहते वक्त कुछ उसकी मात्रा, बहने को रन ऑफ कहते हैं, तो पानी बहता है और उसकी कुछ मात्रा जो अपनी अर्थ ग्राउंड वाटर के रूप में अर्थ के अंदर इनफिल्टर होके नीचे चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर के रूप में रहता है, और जिसे कि परकोलेशन भी कहते हैं। झरना भी, पानी जो झरता है, टपकता है, टपक टपक के अंदर चला जाता है, उससे परकोलेशन भी कहते हैं। और जो नदियाँ बहती हैं वो अल्टीमेटली, नदियों में बहता हुआ पानी एक तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ग्राउंड वाटर के रूप में नीचे चला जाता है, और अल्टीमेटली नदियाँ बहते बहते वो जाके फिर से ओशन में मिल जाती हैं, समुद्रों में मिल जाती हैं। और जो सरफेस का एरिया है जिसमें ये ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, जिसे इवेपोट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, जिसके द्वारा वाटर जो होता है वेपर के रूप में चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। इस तरह से ये वाटर साइकिल अलग अलग स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अब इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं वाटर साइकिल की, अपन उन्हें देखते हैं। तो इसकी अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो क्या हो सकती हैं? वो जो वाटर है वो या तो
लिक्विड में होता है वाटर साइकिल में, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, स्टेट में पाया जाता है वाटर के रूप में, या गैस वाटर वेपर के रूप में, या सॉलिड आइस के रूप में। और ये तीनों की तीनों स्टेट आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं, आपस में चेंज होती रहती हैं। वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में वो फ्रीज होकर आइस बना लेता है, जो आइस होती है इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बना लेती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बना लेती हैं, और वाटर वापस से ठंडा होकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस मेल्ट होकर के फिर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो वाटर है वो अलग अलग अपनी स्टेट्स में चेंज होता रहता है और मूव करता रहता है, उसमें मूवमेंट होती रहती है। और इसमें जो स्टेजेस आती हैं वाटर साइकिल की स्टेजेस, वो स्टेजेस होती है मेनली, सबसे पहले आती है इवेपोरेशन, जैसे अपन ने देखा इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, और इसके बाद जो आती है स्टेज उसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के बाद वो प्रेसिपिटेशन में चेंज हो जाता है, प्रेसिपिटेशन से अल्टीमेटली रन ऑफ और इनफिल्ट्रेशन होके और वाटर वहाँ पहुँच जाता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है अपनी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इसके अंदर क्या होगा कि वाटर सन की एनर्जी से हीट होकर के जो लेक्स, रिवर्स, ओशन, स्वाम्प्स, इन सब में जो पानी पाया जाता है वो सन की एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो वाटर होता है वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है और वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और वाटर वेपर जो होती है वो फिर एनवायरनमेंट में चली जाती है, एनवायरनमेंट में। और ये जो प्रोसेस होगा ये इवेपोरेशन कहलाता है। और हम जानते हैं कि वाटर लगभग इवेपोरेशन की प्रक्रिया जो होगी वो तब होगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट कब होगा, जब वो बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका हो जाता है, तब वो उसमें कन्वर्ट होता है। और ये जो कन्वर्जन जो होता है इसका, ये प्रेशर, एयर प्रेशर पर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी लो होती हैं वहाँ पे हीट एनर्जी, कम हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। कम हीट एनर्जी में ही जो अपना वाटर है वो वाटर वेपर में, लिक्विड वाटर वाटर वेपर में इवेपोरेट या वाष्पीकरण उसका हो जाता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये इवेपोरेशन कहलाता है। और एक प्रोसेस और है जिसमें आइस डायरेक्टली, जिसे उच्चावचन कहते हैं, आइस डायरेक्टली ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट में आए बिना ही आइस का कन्वर्जन वाटर वेपर में हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन या उच्चावचन कहते हैं। और ऐसा अधिकतर जो पीक्स होते हैं माउंटेन्स के, बहुत हाई, बहुत ऊंचाइयों की जो जगह होती हैं जहाँ पे लोअर एयर प्रेशर होता है, वहाँ पर सब्लिमेशन की क्रिया, उच्चावचन की क्रिया ज़्यादा होती है। और एक और प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को मिक्स करने पर इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये होता है प्रोसेस की जो अपने प्लांट्स पाए जाते हैं वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होके मिल जाता है। इसे इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अपनी पूरी अर्थ पे ट्रीज़ और प्लांट्स का कवर पाया जाता है और वो ये काम करते हैं। तो टोटल इवेपोरेशन की जो क्रिया होती है उसका 90% वाटर वेपर में कन्वर्ट करने का काम तो कौन करता है? एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, इसके द्वारा जो लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स, ओशन, स्ट्रीम्स, इनके द्वारा होता है। और जो 10% इवेपोरेशन है वो प्लांट लाइफ के द्वारा होता है, प्लांट्स के द्वारा होता है। और अब अपना वाटर कहाँ पहुँच गया? एटमॉस्फेयर में पहुँच गया, वाटर वेपर के रूप में पहुँच गया, गैसियस स्टेट के रूप में, गैसीय अवस्था के रूप में पहुँच गया। अब आती है अपनी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज को अपन कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया। संघनन में की क्रिया में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो टेम्परेचर कम होने पर, कूलर टेम्परेचर होने पर वो वाटर वेपर ठंडी होती है और ठंडी होकर के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। और ये हवा, जो हवा होती है, एयर करंट होती हैं, उसके द्वारा और
जो मॉइस्चर है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिसे अपन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स कहते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब फिर इसमें नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। तो जब वाटर वेपर ठंडी होगी और एक जगह आएगी हवा की वजह से, तो फिर उसे अपन क्या कहेंगे, कंडेंसेशन की क्रिया होगी। और कंडेंसेशन को अपन कहते हैं, कंडेंसेशन की क्रिया से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद आ जाती है अपनी थर्ड स्टेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या अवसादन की क्रिया। इसमें जो बादल अपने बने हैं वहाँ पे और टेम्परेचर यदि कम हो जाता है तो वो जो अपनी वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, लिक्विड फॉर्म में जो वाटर बादलों के रूप में इकट्ठा हो रहा था, वो जो पानी है वो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा और धरती पे आ जाता है, पृथ्वी पे आ जाता है, नीचे की तरफ गिरता है, जिसे अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अर्थ सरफेस पे आ जाता है पानी, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और या फिर इसे अपन रेनफॉल भी कहते हैं, आम भाषा में वर्षा होना कहते हैं। और ये कई रूपों में हो सकता है प्रेसिपिटेशन। या तो रेन के रूप में लिक्विड पानी बरस रहा होता है, या फिर स्नो के रूप में। स्नो के रूप में तब होगा जब जो एयर प्रेशर है वो बहुत कम होता है। एयर प्रेशर बहुत कम होने के कारण क्या होगा, जो लिक्विड वाटर है वो गिरता गिरता ही पृथ्वी पे आता आता ही वो एयर प्रेशर कम होने और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स में, जिन्हें अपन स्नो कहते हैं। जो स्नोफॉल है वो आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल्स का प्रेसिपिटेशन ही होता है। और या फिर स्लीट या कि ओले पड़ना, ये इन फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि टेम्परेचर कंडीशन पे मेनली डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर्स के आधार पे ये होता है। और इसके बाद क्या होगा, जब पृथ्वी पे प्रेसिपिटेशन के द्वारा पानी आ जाता है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो अपनी आती है रन ऑफ या फिर इनफिल्ट्रेशन। रन ऑफ और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि पानी जो होता है वो फिर बहने लग जाता है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे पानी आ गया और फिर वो नदियों के रूप में बहता है, नालों के रूप में बहता है। और बह कर के फिर इसमें दो, एक तो बहेगा, वो पानी बहता है, और बहने के साथ साथ जब वो बहता रहता है पानी तो उसको वो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं, उनमें चला जाता है, प्लांट्स उसको ले लेते हैं और वो इवेपोरेशन के द्वारा वापस एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं। और रन ऑफ होने से जब पानी बह रहा होता है अर्थ की सरफेस पे, तो वो पानी अर्थ के अंदर की तरफ चला जाता है, उसमें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसे अपन इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और इसका अब्जॉर्प्शन होके वो ग्राउंड वाटर के रूप में, वाटर के सोर्स के रूप में अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसे अपन इनफिल्ट्रेशन की क्रिया कहते हैं। जो सोइल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है उसे अपन इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और अब जो इनफिल्ट्रेशन होता है उसके बाद वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और ग्राउंड वाटर अंदर की तरफ जो अर्थ के अंदर बहुत धीरे धीरे, उसमें रन ऑफ बहुत कम होता है, रन ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ये ग्राउंड वाटर है जो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा अंदर चला गया है, इन्हें अपन एक्वीफर भी कहते हैं। मतलब इसके जल भृत, कि जल के भंडार जो नीचे की तरफ हो जाता है ग्राउंड वाटर का, ये कई बार जो रॉक्स हैं उनमें जहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रखा है वो किसी कारण से अर्थ की सरफेस पे आकर के खुल जाती हैं। इन नालियाँ जैसी नीचे से चल कर के ऊपर की तरफ खुल जाती हैं, और वो वोल्केनो या बहुत सारे और जो अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से वो खुल जाता है, और फिर वो झरनों के रूप में फिर से रन ऑफ में आ जाता है, झरनों के रूप में बहता है वो पानी, जिन्हें अपन झरने या स्प्रिंग्स कहते हैं, उसमें आ जाता है वो पानी। और झरने जो आपस में मिल कर के बहते हैं, झरनों की बहुत सारी धाराएं बहती हैं जिन्हें अपनी स्ट्रीम्स कहते हैं। और जो रेनफॉल के बाद में बहुत
बड़ी मात्रा में बड़े नाले बहते हैं उन्हें अपन रिवर्स कहते हैं, जो अल्टीमेटली जा कर के या तो ये लेक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, लेक्स में पानी फ्रेश वाटर ये इकट्ठा हो जाता है, और या फिर वो अल्टीमेटली जाके ओशन में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, जहाँ से फिर से वो इवेपोरेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से अपना जो वाटर साइकिल है ये चलता रहता है। लेकिन ये जो वाटर साइकिल है इसका कोई भी बिगिनिंग और कोई एंड नहीं है। ये पूरे टाइम अर्थ पे कहीं पे प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है, कहीं पे इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं ये लगातार चलती रहती हैं, और चलती रहने की वजह से ये जो वाटर साइकिल है ये चलते रहने की वजह से ही जो बहुत सारी जो अपना इकोसिस्टम्स हैं ये डेवलप होते हैं। और इसके अलावा जो अभी अपन ने कुछ टाइम में देखा है कि जो वाटर साइकिल है ये थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया है, और डिस्टर्ब होने के कारण है कि क्लाइमेट चेंज होना या फिर ग्लोबल वार्मिंग होना, जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में मेल्ट हो रहे हैं, और उनका मेल्ट होने के कारण जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। यदि वाटर साइकिल प्रॉपरली बना रहे तो ना तो सी लेवल ज़्यादा बढ़ने का खतरा होता है, ना फ्लडिंग की समस्या होती है। ये प्रॉपर वाटर साइकिल बना रहने की वजह से जो अपना अर्थ का इकोसिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। अब अपन देखते हैं ये अपना वाटर साइकिल यहीं कंप्लीट होता है। इसको एक बार अपन डायग्राम से देख लेते हैं। जो शुरू में अपन ने डायग्राम देखा था वाटर साइकिल का, जो मेन डायग्राम है वो देख लेते हैं कि अर्थ पे कैसे कैसे जो अपनी क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं वाटर साइकिल की। तो अपन देखते हैं कि जैसे जो एटमॉस्फेयर, सबसे पहले जो ओशन है ये अपना ओशन है जहाँ पे वाटर पाया जाता है, और ओशंस में जैसा कि 96.5% टोटल वाटर का ओशंस में पाया जाता है। तो यहाँ से मेनली इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होके वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है। जो भी वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और फिर कंडेंसेशन की क्रिया होती है, ये बादल बन जाते हैं। कंडेंसेशन के द्वारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन में आ जाती हैं, और इस पर जो ट्रीज़ पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं अर्थ की सरफेस पे, उनसे इवेपोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। इससे भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में वाटर चला जाता है, पानी चला जाता है। और फिर क्या होगा, और कुछ आइस जहाँ पे जैसे कि आइस ग्लेशियर्स के रूप में है, परमाफ्रोस्ट के रूप में है, आइस कैप्स के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में जो आइस है, इनके द्वारा भी सब्लिमेशन नाम की जो एक प्रोसेस होती है जिसमें आइस डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फिर इन सब का कंडेंसेशन होकर बादल बनते हैं। फिर ये जो बादल बन जाते हैं इनसे प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली सी के अंदर हो जाता है, सी में मिल जाते हैं, या फिर नदियाँ बहती हैं और नदियाँ बह करके रन ऑफ होता है, और अल्टीमेटली वो भी जाके ओशन में मिल जाती हैं। बीच में वो लेक्स में और वाटर बॉडी और चीज़ें बन जाती हैं। और इसके अलावा जब ये फ्लो होता है अर्थ की सरफेस पे तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ये ग्राउंड वाटर के रूप में अंदर चला जाता है अर्थ में, और वहाँ बहता रहता है। और ग्राउंड वाटर अल्टीमेटली जहाँ सी नज़दीक होता है तो वहाँ सी के अंदर भी मिक्स होता रहता है। और यदि ये जो सरफेस है इस पे किसी की इन्हीं वजह से, वोल्केनो एटसेट्रा की वजह से यदि ये सरफेस पे आके खुल जाता है तो इसे अपन स्प्रिंग कहते हैं। वहाँ से वाटर फिर से बहता है और बह करके फिर से वो लेक्स में चला जाता है, या फिर वो बहते बहते फिर से इनफिल्टर्ड होता है पानी और ग्राउंड वाटर के रूप में चला जाता है, और या फिर ओशन में अल्टीमेटली ये मिल जाता है। इस तरह से अपना जो वाटर साइकिल है ये चलता रहता है। अब अपन देखते हैं अल्टीमेटली इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र की महत्ता, कि जल चक्र की क्या महत्ता है, जल चक्र का महत्व क्या है। सबसे पहला जो इसका महत्व है कि वो
फ्रेश वाटर के बिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। हमसे मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लाइफ इज़ डिपेंडेंट अपॉन वाटर। पूरी की पूरी लाइफ जो वाटर पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का 60-70% लिविंग मैटर जो है वो वाटर का बना हुआ होता है। तो बिना ड्रिंकिंग वाटर के 1 वीक से ज़्यादा ह्यूमन भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो बिना वाटर के अपना जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेश वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ पे, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म में पीने की फॉर्म में वाटर है वो जैसा कि अपन जानते हैं 1.5% के आसपास ही टोटल लैंड पे पाया जाने वाला फ्रेश वाटर है। और लगभग टोटल वाटर का 3% वाटर, 2.6% वाटर ही फ्रेश वाटर है। टोटल वाटर का पूरे अर्थ प्लेनेट पृथ्वी ग्रह पे सिर्फ 3% के आसपास ही है। और उसमें से भी जो ग्लेशियर्स, आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर के रूप में रहता है, सरफेस पे केवल और केवल 1.5% ही पाया जाता है, जो कि लेक्स, रिवर्स, वेटलैंड्स इनमें ये पाया जाता है, या फिर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर क्लाउड्स के रूप में पाया जाता है, जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा अपन को अवेलेबल होता है। इसलिए अपन को वाटर का जो यूज है वो अपन को बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो वाटर की महत्ता है, वाटर साइकिल की महत्ता, वो प्यूरिफिकेशन के लिए भी है, शुद्धिकरण के लिए भी है। जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है वो वाटर साइकिल की वजह से ही होता है, क्योंकि इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन के द्वारा जो वाटर है वो ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ को जो वाटर है वो प्योरीफाई करता है। प्योरीफाइंग करने का काम वाटर का होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स और जो सेडिमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो तभी अपन कहते हैं कि जो वर्षा का पानी है वो शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स और सब के सब जो है वो प्रेसिपिटेशन में जो पानी आता है उसमें वो सब अलग हो जाते हैं। इवेपोरेशन होने के बाद वाटर प्योर फॉर्म में होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है, पॉल्यूशंस नहीं होते हैं, और उसी से ग्लेशियर्स बनते हैं जिनका भी प्योर होता है वाटर। तो ये जो प्योरिफिकेशन का काम है ये भी इसके द्वारा होता है, वाटर साइकिल के द्वारा। दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, जो अर्थ पे पूरा पानी पाया जाता है, जैसे ओशंस में पाया जाता है बहुत ज़्यादा पानी, तो ये पूरी अर्थ पे जहाँ पे हाइट्स पे भी, बर्फ़ में भी, जहाँ ग्लेशियर्स हैं, बहुत कम टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ओशंस हैं, सरफेस एरिया है, इन सब जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, ये वाटर साइकिल की वजह से ही पॉसिबल है पूरी अर्थ पे। और पूरी अर्थ पे तभी लाइफ सर्वाइव कर पाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। और वाटर साइकिल है जो लाइफ को विकसित करता है, बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसा कि अपन पहले ही देख चुके हैं। अब वाटर साइकिल जो है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो हैं, जैव भू रासायनिक चक्र हैं, इनको भी चलाने का काम वाटर साइकिल के द्वारा होता है। क्योंकि वाटर के अंदर वाटर का साइकिल जो चलता है उसमें जो भी अपने एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, मरकरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सेलेनियम, सल्फर, इन सब का जो मॉलिक्यूलर साइकिल है ये वाटर और सिलिका के अंदर, इन साइकिल्स वाटर साइकिल की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि वाटर के बिना इनका मूवमेंट हो पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है वाटर साइकिल का, वो है इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट। जो अपने सामने अभी एनवायरमेंटल समस्या आ रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि अपन ने अभी बात की थी ग्लोबल वार्मिंग की, जो अपना प्लेनेट वो गर्म हो रहा है, वार्मर प्लेनेट गर्म होता जा रहा है,
तो ये जो समस्या है ये वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से है, क्योंकि वाटर साइकिल जो है वो सोलर एनर्जी से कंडक्ट होता है, पावर्ड होता है, सोलर एनर्जी से ही कंडक्ट होता है, उन्हीं से सोलर एनर्जी से ही चलता है। और 86% जो ग्लोबल इवेपोरेशन है वो ओशंस में से होता है, जो कि टेम्परेचर इवेपोरेशन जब होता है तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। इवेपोरेटिव कूलिंग उसे कहते हैं, टेम्परेचर के कम होने को, तो टेम्परेचर कम होता है। और इस कूलिंग के बिना क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बन जाता है। यदि ये इवेपोरेटिव कूलिंग कम हो जाती है तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दिखाई देता है। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो वाटर साइकिल है वो अपना अब नॉर्मल हो जाता है, वो मेंटेन्ड नहीं रह पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ग्लेशियर पिघलते हैं। और वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पिघलने की वजह से सी लेवल बढ़ता है, और सी लेवल जो एक मेंटेन्ड सी लेवल है इससे ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग और बहुत सारी समस्याएं अपने सामने आती हैं। बहुत सारी जो लैंड सरफेस है वो डूब जाती है, जो ह्यूमन की और जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। और इसे अपन को मेंटेन रखना चाहिए, और अपन मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि अपना फ्रेश वाटर भी, जैसा अपन जानते हैं कि ग्लेशियर्स में मेन उसका सोर्स है फ्रेश वाटर का, कि 70% के आसपास ग्लेशियर्स में ही फ्रेश वाटर का स्टोर है अर्थ पे। और वो यदि ग्लोबल वार्मिंग होती रहती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले कम करने वाले जो उपाय हैं वो अपन को करने चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और वो जो सॉल्टी वाटर है ओशंस में पाया जाता है वहाँ आकर के सारा का सारा रन ऑफ के द्वारा उसमें मिल जाएगा, और अपने फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और बिना वाटर के लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोरोना से बचने के सभी उपायों को काम में लेते रहिए। थैंक यू।